हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। आज मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था। 24 सितंबर है आज और 8 बजे सुबह मेरा एग्ज़ाम था। तो उसका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन वो शेयर करने से पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि पहली बात तो कि सारे क्वेश्चंस मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे उनमें से जो क्वेश्चंस ध्यान है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरी चीज़, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना मेंस में, और क्वेश्चन भी डायरेक्टली नहीं आते तो सारे क्वेश्चन याद रह भी नहीं पाते हैं उस टाइम पे। और दूसरी चीज़ की, अगर आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है 1 अक्टूबर को, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आप वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और 1 अक्टूबर को जिनका एग्जाम है आरआरबी पीओ का, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्लर्क में किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, तो पीओ में किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वांट के बारे में डिस्कस करूंगी, फिर रीजनिंग के बारे में। तो क्वांट में सबसे पहले अर्थमेटिक, एक क्वेश्चन था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसमें था कि टोटल मिक्सचर हमें गिवन था और उसमें मिल्क एंड वाटर का था वो मिक्सचर, और टोटल क्वांटिटी दी हुई थी मिक्सचर की। उसमें बोला था कि मिल्क जो है वो 58 एंड 1/3% है। तो इसको लिखना कैसे था, 50% प्लस 8.33%, तो 50 यानी कि 1/2, और 8.33% यानी कि 1/12, तो ये 7/12 हो जाता कि मतलब मिल्क है 7, टोटल मिक्सचर है 12, तो वाटर हो जाएगा 5। फिर इन्होंने बोला था कि x+15 जो मिक्सचर है उसको निकाल दिया और 8 लीटर मिल्क उसके अंदर ऐड कर दिया। अब जो मिक्सचर हमारे पास आया, इसको ऐड करने के बाद उसमें जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है उनका डिफरेंस है 20, तो हमें इस x की वैल्यू बतानी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट था कि टाइम एंड वर्क का था। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 डेज में कर लेता है। ए जो है वो 50% ज्यादा टाइम ले रहा है बी से, तो यहाँ से बी का टाइम आ जाएगा 10 डेज का। फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू डू कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी। और इसका आंसर शायद 12 आया था, मतलब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे कि आंसर 12 ही था कि, बट आई थिंक 12 ही था। इसके बाद एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप से। ए स्टार्टेड बिजनेस विद 6,000 एंड आफ्टर एक्स मंथ फ्रॉम स्टार्ट बी ज्वाइंट विद 7,000। ए ने 6,000 के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया और एक्स मंथ के बाद बी ने ज्वाइन किया 7,000 के कैपिटल के साथ। फिर 8 मंथ्स के बाद उनका जो प्रॉफिट का रेशियो था ए और बी का वो 12:7 है, और हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी थी यहाँ पे। फिर क्वांटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। तो इसमें एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था ऑल्दो, बट पढ़ा था मैंने, बट मेरे को लगा कि शायद लेंथी हो जाएगा और मेरे पास टाइम कम था तो मैंने छोड़ दिया था इसको। इसमें डाटा क्या था कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 56 किलोमीटर का, और बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर, उसने 2.5 आवर्स में कर दिया जो है कवर कर दिया डाउन स्ट्रीम में। उसके बाद उसने अपस्ट्रीम जा रही है वो, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम में उसने 2 आवर्स में जो है वो कवर किया। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाती, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाती, फिर उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो बोट की स्पीड आ जाती और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। उन्होंने पूछा क्या था, कंपेरिजन किन चीजों का था। पहला था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 10.5 आवर्स अपस्ट्रीम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 5 आवर्स डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इन दोनों का करना था। ऑल्दो ये क्वेश्चन इजी था, बट वही है कि उस टाइम पे हमें लगता है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो, कुछ घुमा के ना पूछ लिया हो लास्ट में, तो इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया था। फिर एक था मेंसुरेशन पे बेस्ड थी, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो था उसमें था कि एक स्क्वायर है, उसमें उसकी जो साइड है वो 20% ज्यादा है रेक्टेंगल की ब्रेथ से, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो स्क्वायर की साइड से 1 मीटर ज्यादा है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 6 मीटर लेस है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से। अब कंपैरिजन क्या था यहाँ से, एक तो हमें निकालना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर था कि सरकमफ्रेंस जो है किसी भी सेमी सर्कल की, एक सेमी सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस निकालो, और उस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड से 10 मीटर लेस है। तो इसमें आई थिंक लेंथ आई थी 25 और ब्रेथ आई थी 20, और यहाँ से ये स्क्वायर की साइड भी आ जाती और फिर ये डाटा निकल जाता। ठीक है, मेरे को इसका आंसर ध्यान नहीं है कि क्या आया था, बट मेरे को इतना ध्यान है कि लेंथ शायद 25 आई थी और ब्रेथ 20 आई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन था, वो था ए ने कुछ अमाउंट दी बी और सी को। इसमें ए और बी और सी ये नाम नहीं थे, कुछ नाम एक्चुअल में कुछ नाम थे, एम से कुछ नाम था यहाँ पे, तो मुझे वो नाम ध्यान नहीं है क्या थे। ए ने कुछ अमाउंट दी बी और सी को 5 और 8 की रेशो में। फिर आई थिंक इसमें बी था शायद, बी इन्वेस्टेड दिस अमाउंट फॉर 6 years एट 7% पर एनम एंड रिसीव्ड अमाउंट ऑफ इतना
मतलब कि जो ये मान लो इसको 500 मान लिया तो 6 ईयर्स के लिए 7% सिंपल इंटरेस्ट था ये, और 42% आ जाता है यहाँ से, और फिर उसको जो है वो एक्चुअल अमाउंट में ऐड करते तो फाइनल अमाउंट आती है जिसका कंपैरिजन इसके साथ करना था। फिर 5 और 8 की यहाँ पे एक्चुअल जो हमारे पास है वो अमाउंट आ जाती है। इन्होंने कंपैरिजन पूछा था सम रिसीव्ड बाय सी ये, और शायद इसका आंसर 48 आया था, और ये डायरेक्ट फिगर हमें गिवन थी 5000। इन दोनों में कंपैरिजन करना था तो 2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया था। फिर एक क्वेश्चन था ये ट्रेन वाला, जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला जो था। इसमें था एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है x मीटर पर सेकंड, और एक ट्रेन है b, उसकी 15 मीटर पर सेकंड है। ए बी को 16 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और रेशो दे रखी है उनकी लेंथ की ए और बी की 21:19। ए किसी जो है कोई प्लेटफॉर्म है 30 मीटर का, उसको 6 सेकंड्स में कवर करती है, तो हमें ए की लेंथ बतानी थी। ऐसा ही कुछ था डाटा। फिर इसका आंसर शायद 210 था। और इसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, मार्क प्राइस दे रखा था ए और बी का 120 और 100, और इन दोनों के एसपी की रेशियो गिवन थी। रेशियो ऑफ एसपी ऑफ बोथ ए एंड बी वाज 2:3। फिर डिस्काउंट बताया था कि जो ए का डिस्काउंट है वो बी के डिस्काउंट का ट्वाइस है। डिस्काउंट गिवन बाय ए इज ट्वाइस ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय बी। रुपीज में था ये एक्चुअल, मतलब परसेंटेज में नहीं था एक्चुअल। जो बी ने, मान लो बी ने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो ए ने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, ऐसे था। तो हमें एसपी बताना था बी का, और इसका आंसर शायद 80 आया था। इसके बाद एक इनकम एक्सपेंडिचर का था कि इनकम की रेशियो दे रखी है ए और बी की, एक्सपेंडिचर दे रखा है और 2:3 में। फिर ए की मंथली एक्सपेंडिचर अगर डबल हो जाता है उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, तो ए की जो सेविंग्स है वो 5000 हो जाएंगी, और अगर बी की मंथली सेविंग्स 3500 हैं तो हमें बताना था कि इनकम क्या हो जाएगी बी की। इसका आंसर मुझे अभी ध्यान नहीं है क्या आया था मेरा। और इसके बाद मिसिंग सीरीज आई थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थी, और लेकिन वो नहीं था, सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं थे इसमें। तो मिसिंग सीरीज में बता देती हूँ क्या थी। पहले तो थी कि 100 है, 325 है, 69, 358, 34 और 0। इसमें ऑल्टरनेट पे जो था वो गैप था, जैसे यहाँ पे 31 माइनस हुआ, यहाँ पे 35 माइनस हुआ, यहाँ 33 प्लस हुआ, तो यहाँ पे 37 प्लस हो जाएगा। 31, 35, 33, 35, तो यहाँ 37 ऐड होके आना था। एक इसके बाद एक थी 1341, 450, 153, 54, 21, और यहाँ पे ब्लैंक था। इसमें करना था +9 और +9 डिवाइड बाय 3, +9 डिवाइड बाय 3, तो यही पैटर्न था इसमें। यहाँ पे आना था 10। इसके बाद एक सीरीज थी 10, यहाँ ब्लैंक था 47, 112, 238, 455। इसमें था कि जो गैप था ना वो Q+1 था। जैसे यहाँ पे गैप है 216 का, 126 का, 65 का, और एंड सो ऑन। तो इसमें क्यूब होएगा 6 का Q+1, 216 +1, यहाँ पे 5 का Q+1, 4 का Q+1, तो यहाँ पे 19 आना था। फिर एक थी कि 18, 62, 93, 113, यहाँ ब्लैंक था, और फिर 128 था। तो इसमें डबल गैप था 44, 31, 20, फिर यहाँ गैप, और फिर यहाँ पे 13 का, 11 का, 9, 7 ओड में जो गैप चलेगा तो यहाँ पे आएगा 11 का, और यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 124 आएगा। इसके बाद एक था 60.75 ब्लैंक, 27, 18, 12 और 8। इसमें 1.5 हो रहा था, तो यहाँ पे 4.5 आना था। फिर एक था 2, 6, 21, 110, 777, 85, सॉरी यहाँ ब्लैंक था यहाँ पे। फिर 8558 इसमें था इंटू 2+2, इंटू 3+3, इंटू 5+5 प्राइम नंबर्स चल रहे थे, मतलब इंटू 7+7, तो यहाँ पे आंसर आता 777। ये मैंने छोड़ दी थी, मतलब मेरे को इसका डाउट हो रहा था थोड़ा, और टाइम कम था मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि डीआई कैसे आई थी। डीआई ना ऐसा नहीं कह सकते कि डीआई इजी आई थी। डीआई ऐसी थी कि दिमाग लग रहा था। क्वेश्चन डीआई में भी, मतलब डाटा कैलकुलेट करने में भी, और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। मतलब ऐसा होता है ना वरना कि चल ठीक है डीआई में डाटा निकालने में अच्छा खासा टाइम लगे तो क्वेश्चन में भी इजी मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। क्वेश्चन भी लेंथी दिए हुए थे और डीआई में डाटा भी कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो एक डीआई थी जिसमें पाई चार्ट था और टेबल था। इसमें था क्या, मान लो कि कोई कंपनीज है ABCD, ठीक है। इसमें इन्होंने ना एम्प्लॉयज बता दिए कि फरवरी तक तो इतने एम्प्लॉयज हैं, कि ए में 286 एम्प्लॉयज हैं टिल फेब, बी में 560 एम्प्लॉयज टिल फेब, ऐसे सी में और डी में। फिर इन्होंने बोला था कि नवंबर में ना कुछ एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, जैसे ए में से 256 गए, बी में से 220 गए, सी में से 110 गए, डी में 215 एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया उसको, कंपनी को। एक और पाई चार्ट में इन्होंने क्या डाटा दिया था कि मार्च में ना कुछ एम्प्लॉयज आए हैं कंपनी में, तो उनकी परसेंटेज दे रही है। मान लो कि टोटल जितने भी आए होंगे उसका 16% ए में आया है,
18% बी में आए हैं और 36% सी में आए हैं और x% डी में आए हैं। तो इन सबको ऐड करके 100 में से माइनस करेंगे तो 70% इनका, तो 30% डी का डाटा यहाँ से आ जाएगा। फिर लेकिन अब ये नहीं पता था कि ये 16% किसका कैलकुलेट करें। यहाँ पे इन्होंने इसका डाटा नहीं दिया हुआ था कि मार्च में टोटल कितने आए हैं, वो हमें कैलकुलेट करना था। और वो कैलकुलेट होता कैसे, वो डी से कैलकुलेट होता। नोट नीचे नोट दिए होते हैं ना, उन नोट में इन्होंने बताया हुआ था कि डी में एट लास्ट उस ईयर के एंड में, मतलब दिसंबर 2018 में, ये पूरा 2018 का ईयर, ये फेब मार्च नवंबर ये सब 2018 के हैं। तो इन्होंने बोला कि डी में 2018 में जो एम्प्लॉयज थे ना, सब मतलब आने जाने के सबके बाद फाइनल जो हुए वो 105 रहे थे। तो बस इतना ही गिवन था, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, डी में फेब तक के बता रखे हैं और ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतने गए हैं ये पता है। तो क्या करते हैं हम, 665 प्लस मार्च में कुछ आए प्लस नवंबर में कुछ चले गए और एट लास्ट ओवरऑल जो बचे वो 1050 बचे। तो यहाँ से मार्च का डाटा आ जाएगा, मार्च की फिगर आ जाएगी यहाँ से। और इस मार्च की हमें परसेंटेज पता है 30% है, तो मतलब 30% की वैल्यू आ गई। ऐसे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो मार्च का टोटल आ जाएगा। और 100% की वैल्यू आई थी 4800 कुछ आई थी आई थिंक। तो मतलब टोटल मार्च में 4800 आए हैं, उसका 16% ए में, 18% बी में, ऐसे ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो मार्च में आए होंगे। फिर क्वेश्चन कैसे पूछे हुए थे, क्वेश्चन में ना इन्होंने किया था कि एक क्वेश्चन था कि बी में जितने भी एम्प्लॉयज मार्च में आए हैं उसमें मेल और फीमेल की रेशो दे दी। फिर इन्होंने कहा कि नवंबर में जो एम्प्लॉयज गए हैं ना, उसमें से मेल जो थे वो 20% ही गए हैं, मतलब कि जितने मेल्स आए होंगे उनके 20% नहीं छोड़ी है यहाँ पे नवंबर में। तो ये बताओ कि कितनी फीमेल्स छोड़ के नहीं गई है नवंबर में, ये हमें बताना था। तो ये मतलब घुमा फिरा के इन्होंने पूरा पूछा हुआ था क्वेश्चन को भी। और इसमें 5 क्वेश्चन थे आई थिंक इस डीआई के, तो 1 या 2 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली गिवन थे, अदरवाइज 3 क्वेश्चन इसमें थोड़ा ऐसे लेंथी दिए हुए थे। फिर एक मिक्सचर एंड एलिगेशन पे थी डीआई, वो मैंने की नहीं, टाइम नहीं बचा एक्चुअली उसको, वो मैं पढ़ भी नहीं पाई क्या थी डीआई पूरी। और एक डीआई थी फ्लैट्स के बेस पे, मतलब 1 BHK 2 BHK ऐसे कुछ डाटा गिवन था। तो इस डीआई में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ और ये मेरे से बनी भी नहीं एक्चुअल में। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। कि पहले बताती हूँ कि डीआई में था क्या एक्चुअल में। जैसे मान लो कुछ ABCD कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्कर पता नहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इन्होंने ना टोटल फ्लैट्स में परसेंटेज दी हुई है, मतलब जितने भी फ्लैट्स होंगे उसमें से A के हैं X%, B के हैं 3X%, C के 3X - 5% और D के 4X - 5%। फिर इन्होंने कहा कि इन चारों का जो एवरेज है वो 125 है। तो उस हिसाब से इन चारों का अगर हम करते तो यहाँ 500 कुछ आ जाता। फिर इन्होंने कहा कि जो 2 BHK फ्लैट है वो 1 BHK फ्लैट से कितने परसेंट कम है। मान लो इन्होंने कहा कि जो 2 BHK फ्लैट्स हैं वो 1 BHK फ्लैट से 70% कम है, तो मतलब 30 हो गए, तो ये 100 है तो ये 30 हो जाएंगे। यहाँ से 10:3 की रेशो आ जाएगी, ऐसे इन सबकी रेशो निकल जाएगी। बट जब मैं इनको ऐड करने लगी ना, तो ये 500 के इक्वल मेरे आ नहीं रहे थे। जैसे मान लो इनको जब करेंगे ऐड, तो ये होगा 11x - 10, तो ये होगा 11x - 10 इज इक्वल टू 500, तो ये 510 11x आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट नहीं रहा था, मतलब बार बार मेरे से यही मिस्टेक हो रही थी, मेरे को समझ में भी नहीं आया कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ। अगर आपने ये डीआई किया है ना, तो प्लीज मेरे साथ इसका सोल्यूशन जरूर भेजना, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे को इसका सोल्यूशन भेज देना। और इसके बाद क्वांट में तो मेरे को इतना ही ध्यान है अभी, मतलब अगर कोई और क्वेश्चन मुझे ध्यान आए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे आपको बता दूंगी। अब रीजनिंग का बताते हैं, रीजनिंग में आया क्या। रीजनिंग में आई थिंक 6 पजल थी और रीजनिंग बहुत इजी थी, मतलब ऐसा था कि टाइम नहीं लग रहा था बनाने में। आप 2 या 3 पॉसिबिलिटीज फटाफट साथ में बनाओ तो उनकी वो जल्दी जल्दी कैंसिल हो जाएंगी। बस एक डीआई में थोड़ा टाइम, वो एक पजल में थोड़ा टाइम मेरे को लगा, अदरवाइज इजी था। बताती हूँ अब क्या था। एक सर्कुलर बेस थी, 11 पर्सन बैठे थे, इनसाइड फेसिंग बैठे थे, तो इसमें डायरेक्टली डाटा गिवन था। आई थिंक 2 केसेस में ये बन गई थी। उसके बाद एक थी ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे डे बेस थी, और यहाँ पे पर्सन्स बताए हुए थे कि इस दिन ये पर्सन ऐसे कुछ काम करता है मान लो, तो उनको कलर कौन सा पसंद है वो दिया हुआ था। ऐसे ये 2 वेरिएबल में ये था। फिर एक डेजिग्नेशन बेस थी, और डेजिग्नेशन ऐसे इसमें लोअर टू अपर दिया हुआ था कि मान लो सबसे नीचे वाली डेजिग्नेशन पहले दी हुई है, फिर ये सारी, और इनको कोई सिटीज में, कोई ये सिटी में रहते हैं, पता नहीं सिटी कुछ पसंद है, ऐसे कुछ था यहाँ पे डाटा। ये वेरिएबल्स इसके अंदर थे। इसके बाद एक लीनियर पजल थी, इसमें 9 पर्सन बैठे हुए थे, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग थे वो। और इसमें एक चीज बताई हुई थी कि जो भी नॉर्थ फेसिंग पर्सन होंगे ना वो इवन नंबर होंगे, मतलब जैसे मान लो 4 लोग हैं वो इवन फेसिंग नॉर्थ फेसिंग होंगे, 6 पर्सन है वो नॉर्थ फेसिंग होंगे, ऐसे था कुछ डाटा। और इसमें एस था
वो या तो यहाँ बैठा था, पता नहीं यहाँ बैठा था, अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मेरे को। एक अनसर्टेन पर्सन की थी इसमें। ये सारे बैठे हुए थे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद एम इस साइड लास्ट में था और 17% थे वैसे तो, बट एक क्वेश्चन में बोला था कि अगर एम जो है वो लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे बैठता है तो टोटल कितने पर्सन उस रो में बैठे हैं ये बताना था हमें। तो 17 तो थे ही, और ये 2 ऐड हो जाते तो 19% हो जाते उस क्वेश्चन के हिसाब से, पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। फिर एक पजल थी टॉलर देन की, जैसे होता है ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, ऐसे कुछ डाटा था। तो 6% थे आई थिंक उसमें। एक पजल ये थी। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन थे वो लीनियर में थे, मतलब कोऑर्डिनेट तो नहीं थी वो, बट ऐसा होता है ना कि इफ जी इज ग्रेटर देन एच इज डेफिनेटली ट्रू, तो ये बताओ कि यहाँ पे कौन से साइन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन में मैंने 2 कंडीशंस बना के देखी उस क्वेश्चन में, और दोनों में मेरा सी एंड डी आ रहा था, तो यही आंसर मैंने टिक किया है। तो आप लोगों का ये आंसर था या नहीं था एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। अब मैं मेरे अटेम्प्ट्स की बात करती हूँ। रीजनिंग में मैंने किया 40, क्वांट में 24, इंग्लिश में 35, और इन दोनों में मेरे को ध्यान नहीं है, बट ये था कि ओवरऑल मेरे 162 कुछ अटेम्प्ट्स थे, और जो बच गए वो इन दोनों में ही है। और अगर जीए की बात करूँ तो जीए इजी थी, और उसमें मतलब ऐसा नहीं था जैसे लास्ट ईयर था ना कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से, बहुत ज्यादा डाटा पूछा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। अब पर स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे 1-2 ध्यान है मुझे, कुछ गर्ल्स के लिए कोई स्कीम है वो बताओ कौन सी थी, तो सुकन्या समृद्धि योजना थी। और एक था कि किसी का वो स्टैचू है, वो किसी जो है कोई किसी मिनिस्टर का कोई स्टैचू वगैरह है, वो बताना है कि किसका था, वो बताना है। एक यूनिटी डे जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, ऐसा कुछ था। तो और एक था कि जो है मनोज कुछ था, वो कौन है वो बताना था। मतलब ऐसे ही डाटा था। तो ऐसा था कि अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है और रिवीजन की हुई है तो ठीक अटेम्प्ट आप कर सकते हो उसमें। कंप्यूटर भी इजी था, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ठीक थे, कंप्यूटर का लेवल ठीक था। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश इजी थी, और वो कैब बेस्ड नहीं था बहुत ज्यादा, रीडिंग पे था। और रीडिंग भी मतलब ऐसी थी कि इजी थी, जैसे आरसी था एक, और उसके बाद एक जो होते ना एक क्वेश्चन में जैसे ABCD जो जम्बल्ड है ये सेंटेंसेस, इनको अरेंज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ABCD ऐसे 4 सेंटेंसेस देते हैं, उनको अरेंज करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन से। क्लोज टेस्ट था, और सारे ये इजी थे, इसमें मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ऐसा नहीं था कि कुछ कर ना पाओ, अच्छा स्कोर ठीक ठाक अटेम्प्ट हो सकते थे। तो ओवरऑल मेरे 162 अटेम्प्ट्स थे। और आप लोगों को क्या अटेम्प्ट रहा है, मतलब मेरे हिसाब से ना, एक क्वांट को अगर मैं छोड़ दूं, क्वांट में DI के सेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं, तो पेपर जो है वो इजी आप बोल सकते हो पेपर को। DI इस बार थोड़ी मुझे लगी कि हाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के ना जाओ तो आप DI बिल्कुल एक बार में ऐसे सारी की सारी DI आप कर दोगे, ऐसा नहीं था इस बार। और आप लोगों के क्या अटेम्प्ट रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो भी। और दूसरी चीज की, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।